हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, आज हम करेंगे कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास सिद्धांत। देखिए, कोलबर्ग का जो इनका पूरा नाम था, लॉरेंस कोलबर्ग था। इनका बर्थ हुआ 1927 में। ये क्या थे? अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। सबसे पहले जो मोरल डेवलपमेंट पे काम करा था, कोलबर्ग से पहले प्याजे ने किया। प्याजे ने काम करा। प्याजे ने दो स्टेजेस दी थी, हेटेरोनोमियस और ऑटोनोमियस। बट प्याजे ने मोरल डेवलपमेंट की एक ब्रॉडर व्यापक थ्योरी नहीं दी थी। तो प्याजे के काम से कोलबर्ग बहुत इम्प्रेस हुए, इनको अच्छा लगा उनका काम। तो प्याजे के काम को इन्होंने आगे बढ़ाया, अपनी एक इन्होंने व्यापक थ्योरी दी। पर जो इनका आइडिया था, वो प्याजे की डेवलपमेंट, जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी, उसी से ही था। उस वो बहुत अच्छी लगी इनको। इसीलिए इन्होंने अपनी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दे दी, जबकि प्याजे की ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी। इसलिए कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी ज्यादा पॉपुलर हो गई। अब क्वेश्चन है, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, आपने अभी न्यूज में एक केस देखा होगा, अतुल सुभाष का केस था। उसमें उन्होंने ये बोला था कि मेरे बच्चों को तुम क्या ही मोरल वैल्यू दोगी, मेरे बच्चे को मेरे पेरेंट्स को दिया जाए, वो उसे वैल्यूज के साथ बड़ा करेंगे। वहां पे वैल्यूज का क्या मतलब था? ये मोरल वैल्यूज का ही मतलब था कि बच्चा ईमानदारी के रास्ते पे चले, अच्छे रास्ते पे चले, झूठ नहीं बोले, क्या सही है क्या गलत है बच्चे को पता होना चाहिए। अभी ये मैंने उनका वीडियो देखा था, ये तो उसी वीडियो में ही उन्होंने ये बोला था। तो वहां पे उन्होंने वैल्यूज की बात करी, मोरल वैल्यूज की बात की गई थी। ठीक है जी, कि इंसान को पता होना चाहिए हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो मोरल डेवलपमेंट है क्या? मोरल डेवलपमेंट यही है, पहचान होनी चाहिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। राइट और रॉन्ग की पहचान होना ही, इनमें आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, अंतर कर पा रहे हैं कि ये चीज सही है ये चीज गलत है, वही मोरल डेवलपमेंट होती है। कि मोरल डेवलपमेंट क्या है? आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, उसके बीच में आप अंतर कर पाए। वही क्या है? हमारा नैतिक विकास है। अब इन्होंने कुछ टर्म्स यूज करी, उस टर्म्स के बेस पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी। एक है मोरल डिलेमा। पहले हम डिलेमा को समझते हैं। डिलेमे को देखो, हिंदी में देखो, दुविधा। दू डू मीन्स दो। जब आप दो चीजों में फंस गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, तो वो होती है दुविधा। पहले दुविधा समझते हैं, फिर मोरल दुविधा समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, आप पार्टी वियर ड्रेस लेनी, ठीक है, पार्टी वियर ड्रेस कॉस्टली आती है, आपको एक ही ड्रेस लेनी है, ठीक है। आपको एक ड्रेस लेनी है, एक मान लीजिए रेड कलर की है और एक मान लीजिए क्रीम कलर। ठीक है, आपको दोनों ही ड्रेस पसंद आ रही है। कई बार ऐसा होता है, हमें दोनों ही अच्छी लगती है और हम चूज नहीं कर पाते हैं हम कौन सी लें। कई बार ऐसा हो जाता है, हर बार नहीं होता। हम सिलेक्ट कर लेते हैं, दो चार बार ऐसा हो जाता है। और पार्टी वियर ड्रेस है, कॉस्टली भी है, लेनी भी एक ही है, तो रेड लें या ग्रीन लें, तो हमें क्या हो जाती है? कंफ्यूजन हो जाती है, समझ नहीं आता हम क्या करें, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो जो कंफ्यूजन हो जाती है ना, डिसीजन नहीं ले पाना, वही दुविधा है, वही डिलेमा है। ठीक है, अब कंफ्यूजन होगी, तो अब इस कंफ्यूजन को कैसे ना कैसे दूर भी तो करना पड़ेगा। ठीक है जी। वो एक गाना भी है ना, इधर चला उधर चला, जाने मैं किधर चला, उसे समझ ही नहीं आ रही, मैं इधर जाऊं मैं उधर जाऊं, तो कंफ्यूज हो रहा है ना। तो वो जो कंफ्यूजन होती है, वही दुविधा है। ठीक है जी, वही दुविधा है। अब आगे वर्ड क्या लगा हुआ है? नैतिक। मोरल दुविधा क्या होती है? इसमें एक स्टोरी है। ये कॉमर्स की बिजनेस एथिक्स की बुक में एक स्टोरी दी गई है। देखिए, दो फ्रेंड थे। मान लीजिए कोई भी फ्रेंड, मान लीजिए आकाश है। और मुझे नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं है, उस थ्योरी में क्या नाम थे, नाम भी गिवन थे। चलो, एक मान लीजिए आकाश है, एक मान लीजिए अमन है। अमन नहीं, रमन मान लीजिए, रमन है। ठीक है। अब रमन के पास बहुत अच्छी जॉब है, आकाश के पास कोई भी जॉब नहीं है। आकाश बहुत परेशान है। एक दिन आकाश रमन से जाके मिला। तो ये दोनों फ्रेंड थे, एक साथ ही पढ़े थे। तो काफी टाइम बाद इनका मिलना हुआ, क्योंकि रमन की जॉब लगी थी, तो मिल नहीं पा रहा था, ये बिजी था। तो आकाश इससे मिला काफी टाइम बाद। तो आकाश बहुत सैड था। रमन ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हो? तो आकाश ने कहा, मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ भैया। बेरोजगारी तो खा जाती है इंसान को, नहीं जॉब लगे तो इसने कहा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो इसने कहा, ओह, मेरे पास एक जॉब है, मैं तुम्हें जॉब दिलवा देता हूँ। उसने कहा, ठीक है, अभी दिलवा दो। तो इसने उसको एक बार में जॉब दिलवा दी। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब मिल गई इसको। आकाश ने बहुत मेहनत की और आकाश मैनेजर भी बन गया जल्द। फिर काफी टाइम बाद रमन जब फिर आकाश से मिला, ठीक है, तब रमन की जॉब नहीं थी। जब रमन के पास जॉब नहीं थी, तो रमन आकाश के पास आया। आकाश को कहता, मैं तो बहुत परेशान हूँ, और वहां पे अपना ड्रिंक करने लग गया। तो रमन के पास इतने पैसे नहीं थे। अब आकाश को कह रहा है कि वो मुझसे कम पैसे ले ले। अब आकाश यहाँ पे फंस गया
क्या फंस गया, अगर वो कम पैसे लेता है तो उसके बॉस ने उस पर इतना ट्रस्ट करा, उसे मैनेजर बना दिया, उसके साथ धोखा। अगर वो इससे कम पैसे नहीं ले रहा है तो रमन ने उसकी इतनी हेल्प करी थी, आज जो उसकी जॉब है रमन की वजह से है। तो आकाश को यहाँ पे मोरल डिलेमा हो गया कि मैं ये इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो इधर उधर वाली जो सिचुएशन हो जाती है और समझ नहीं आता, कंफ्यूजन, वही हमारी क्या है, मोरल डिलेमा है। जब आप दो चीजों में फंस जाते हैं, दुविधा मीन्स दो दो चीजों में फंस गए, इधर या उधर समझ नहीं आ रहा, वो क्या है, मोरल डिलेमा है। जैसे अभी पीजीटी की वैकेंसी भी निकली थी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी निकली थी। अब जो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, वो समझ नहीं आ रहा वो इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें। तो जो दुविधा हो जाती है ना, वही है हमारी डिलेमा। अब देखो दुविधा हुई, तो अब ऐसे कंफ्यूजन में तो रहेंगे नहीं, चलेगा तो नहीं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। जो डिसीजन लेंगे, जो सोल्यूशन निकालेंगे, वो होती है मोरल रीजनिंग। वो क्या है, हमारी मोरल रीजनिंग। देखिए कैसे, अब मेरे पास दो सूट थे, दो ड्रेसेस लेनी थी मुझे, रेड और ग्रीन। तो अब मैंने फिर क्या करा, मैंने सोचा मेरे पास रेड कलर की कितनी ड्रेसेस हैं, और ये मेरे पास रेड कलर की तो एक पार्टी वियर ड्रेस ऑलरेडी है मेरे पास, तो ग्रीन कलर की मेरे पास कोई भी पार्टी वियर ड्रेस नहीं है। तो फिर मैंने अपना थिंकिंग प्रोसेस को यूज करा और मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैं कौन सी कलर की लूंगी, ग्रीन कलर की लूंगी। ठीक है, दुविधा हुई, फिर मैंने सोचा, सोल्यूशन निकाला कि ये तो ऑलरेडी मेरे पास एक पहले से भी है रेड कलर की, तो चलो मेरे पास ग्रीन कलर की एक भी नहीं है, मैं ग्रीन कलर की ले लेती। ठीक है, या फिर रेड कलर की दो हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की सिर्फ एक है, चलो अब दो दो हो जाएंगी, एक और ग्रीन कलर की ले लो। तो कैसे ना कैसे आपने हल निकाला, सोल्यूशन निकाला, और क्या करा, डिसीजन ले लिया। तो जिस जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, वही मोरल रीजनिंग है, नैतिक तर्कना है, ये नैतिक तर्कना कहते हैं इसे। ठीक है जी, क्या है ये, आपके निर्णय लेने की, आपने प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन की, डिसीजन लेने की एक थिंकिंग प्रोसेस है, आपने सोचा कैसे इस तक पहुंचा जाए, इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, वो है नैतिक तर्कणा। कंफ्यूजन नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा में ही होती है। ठीक है, तर्कणा मीन्स दुविधा, आपके पास सोल्यूशन नहीं है, नैतिक तर्क मीन आपने अपने मेंटल प्रोसेस को यूज किया, थिंकिंग प्रोसेस को यूज करा और सोल्यूशन निकाला, उस दुविधा से बाहर आ गए, क्योंकि दुविधा में आप कब तक रहेंगे, परेशानी देगी दुविधा तो वो हो जाती है नैतिक तर्कणा। ठीक है जी। देखिए जैसे कई बार अक्षय कुमार था, कह रहे थे अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी को भी डेटिंग कर रहा है, उसको ट्विंकल खन्ना को भी डेटिंग कर रहा है, उसे कंफ्यूजन हो रही थी किससे मैरिज करूं। फिर उसने एक क्वेश्चन पूछा कि आपको आफ्टर मैरिज वो नहीं करना पड़ेगा, जॉब नहीं वो अपना बिजनेस काम नहीं करना है आपको, ये अपनी शूटिंग वगैरह सब आपको अपना करियर छोड़ना पड़ेगा। दोनों से पूछा, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगी, तो उससे उन्होंने मैरिज कर ली। ठीक है, दुविधा होती है, दुविधा का सोल्यूशन भी निकाला जाता है। अब है हेन्स डिलेमा। देखो कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी देने के लिए ना काफी ज्यादा इन्होंने स्टोरीज भी अपनी बनाई थी। एंड की स्टोरी बच्चों को सुनाई थी इन्होंने, हेंज की स्टोरी भी सुनाई थी, हेंज की स्टोरी, काफी स्टोरी सुनाई, जिसमें हेंज की स्टोरी बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी, फेमस होगी, और उसे कहते हैं हेंज डिलेमा। हेंज की थ्योरी क्या है, हेंज एक पर्सन है, उनकी वाइफ को कैंसर था, कैंसर के लिए उनको एक डॉक्टर को दिखाया गया, जब डॉक्टर ने कहा उनको एक ड्रग चाहिए, दवाई चाहिए, जो कि एक ही केमिस्ट के पास है, आप उससे जाके वो दवाई ले आइए वरना इनकी लाइफ को खतरा है। तो हेंज गए उनके पास, केमिस्ट वाले के पास दवाई लेने, केमिस्ट कहता है ये दवाई तो मैंने ही बनाई है, मेरी द्वारा खोजी गई है, ये मेरी डिस्कवरी है, मैं इसके $2000 लूंगी। तो हिंद के पास इतने पैसे थे नहीं, हिंद के पास पैसे कम थे, उनके पास $200 थे। तो केमिस्ट ने मना कर दिया, तो हिंद गए, अरेंजमेंट करी, इधर उधर से करी, जब भी उनके पास पैसे अरेंज नहीं हो पाए, उनके पास $1000 ही अरेंज हो पाए, उन्होंने केमिस्ट को रिक्वेस्ट करी, प्लीज मेरी वाइफ की लाइफ का सवाल है, मुझे ये दवाई दे दीजिए। पर केमिस्ट ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा भाई, मैंने भी ये दवाई बनाई है, पैसा कमाने के लिए बनाई है, मैं सस्ते में कैसे दूंगा ये दवाई, एक को सस्ते में दूंगा तो सभी को सस्ते में देनी पड़ेगी, मैं ये दवाई नहीं दूंगा। दूसरा उनके पास थे ही ज्यादा डोज थी ही नहीं दवाई की, एक ही डोज थी। तो अब हेंज परेशान, वो दे नहीं रहे। अब हेंज को क्या हुआ, डिलेमा हो गया। डिलेमा क्या हुआ कि या तो अब उन्हें को दवाई को क्या करना पड़ेगा, अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट जाके, मोरल वैल्यूज है कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करनी। ठीक है, तो या तो वो चोरी करें, अब उस दवाई के लिए उनको डिलेमा ये हुआ, या अगर चोरी नहीं करते तो उनकी जो वाइफ है उसकी लाइफ जा सकती है। तो इन दोनों चीजों में, मोरल वैल्यूज में और अपनी वाइफ की जान में, वो फंस गए। तो फंस गए, तो अब यहाँ उनको डिलेमा हो गया। ठीक है, अब तो कोहलबर्ग जी ने जो बच्चों से क्वेश्चन पूछे थे, अगर क्या हेंज ने सही काम किया चोरी करके,
कुछ बच्चों ने कहा हाँ सही किया, कुछ बच्चों ने कहा नहीं जी गलत करा। ठीक है, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए। उन्होंने मेल पे स्टडी करी थी, हर मेल ने अपना अपना बच्चों पे, हर बच्चे ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। तो जो कोलबर्ग है, सब कोलबर्ग को पता था मैं बच्चे से पूछ रहा हूँ, बच्चा को कंफ्यूजन तो होगी, कि डिलेमा में तो बच्चा भी जाएगा कि सही है या गलत है, बच्चा सोचेगा, बच्चा भी कंफ्यूज होगा। जब हेंज ही कंफ्यूज हो गए तो बच्चे तो कंफ्यूज होंगे, ये तो पता था कोलबर्ग को। उनका जो इंटरेस्ट था ना, कोलबर्ग का मोरल रीजनिंग में इंटरेस्ट था, कि बच्चा गलत कह रहा है तो वो क्या थिंकिंग प्रोसेस को यूज कर रहा है, उसने डिसीजन कैसे लिए, कोलबर्ग का इसको जानने में ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, डिलेमा होगा ये पता था उसको, लेकिन उनका इंटरेस्ट क्या था, इसको मोरल रीजनिंग में उनका इंटरेस्ट था। बच्चे तर्क क्या दे रहे हैं उसके पीछे, कि ये गलत है क्यों है, सही है क्यों सही है, उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछे। अगर देखो उन्होंने पूछा, अगर मान लो हेंज की जो वाइफ है, उसकी जगह उनकी कोई कोई और होता, तो क्या वो सेम काम करते, या फिर भी हेंज यही चोरी करते। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे सोचेंगे, अब डिलेमा में फंसेंगे बच्चे। उन्होंने फिर और क्वेश्चन पूछे, क्या अगर उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, केमिस्ट दवाई नहीं देता, तो केमिस्ट को पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछे और बच्चों ने अपने मोरल रीजनिंग करके उनके आंसर दिए। तो हेंज का इंटरेस्ट भी किसमें था, मोरल रीजनिंग में। देखो हेन्स डिलेमा क्वेश्चन आया हुआ है, विच डिस्कस द आइडिया ऑफ ओबिंग द लॉ। या तो लॉ का पालन करो, चोरी नहीं करो, कानून का पालन करो, या फिर जीवन को बचाओ। इन दोनों में जो चर्चा है वो किसके द्वारा की थी, वो कोलबर्ग के द्वारा की गई थी अपनी थ्योरी में, मोरल डेवलपमेंट। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर देयर इन कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग ने कितनी स्टेजेस दी, कोलबर्ग ने जो दी थी अपनी थ्योरी, वो स्टेजेस में दी थी। उन्होंने 3 लेवल्स, 3 स्तर बताए थे, और उन्होंने 6 स्टेजेस, 6 चरण दिए थे अपनी थ्योरी के, 6, जो हम आगे करते हैं। अभी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है ये, इसमें से ही क्वेश्चन आता है। अब इसको याद कैसे करना, देखो 3 स्तर दिए। सबसे पहले आप लिखो कन्वेंशनल, बीच में लिखो कन्वेंशनल, परंपरागत। ठीक है, इससे पहले जा रहे हो पूरब लगा दो, इसके बाद जा रहे हो पूरब पश्चिम से याद कर लो, इसको पश्च भी कहते हैं, पूरब पश्चिम। पूरब पहले, बीच में ये आप यहाँ पे खड़े हैं कन्वेंशनल पे, आगे पूरब, पीछे पश्चिम। जैसे हम खड़े होते हैं ना, हमारे आगे क्या है, पूरब है, हमारे पीछे क्या होता है, पश्चिम। बस वैसे ही याद कर लो, यहाँ आप खड़े हो कन्वेंशनल पे, आप खड़े हो, आपके आगे पूरब, पीछे पश्चिम। याद हो गया ये स्तर। पश्चिम को, पश्च को उत्तर भी बोला जाता है, पूर्व पश्चिम सबने याद कर दिए। ठीक है जी, परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, ये 3 स्तर हो गए, याद हो गया हमें। अब इन इसमें भी 2 स्टेजेस थी, इसमें भी 2 स्टेजेस दी, हर लेवल पे दो दो स्टेजेस दी। तो टोटल स्टेजेस होगी हमारे पास 2 + 2 + 2, 6 स्टेजेस होगी। कितनी स्टेजेस दी इन्होंने, 6 स्टेजेस दी। ठीक है जी, 6 स्टेजेस। अब 6 स्टेजेस में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा लेवल है और कौन सा लेवल नहीं है। हमें ये 3 लेवल पता है, कौन सा लेवल नहीं है हम उसको आसानी से रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन देखिए, कोलबर्ग फॉर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कौन कौन सा लेवल है, एक्सेप्ट। ठीक है जी, इसमें जो है इसके कौन से स्तर शामिल है, सिवाय एक के अलावा बाकी सारे स्तर हैं, कौन सा नहीं है हमें वो छांटना है। परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर। हमने पढ़ा हम परंपरागत पे खड़े हैं, पूर्व और उत्तर परंपरागत हैं। तो औपचारिक पारंपरिक या परंपरागत, फॉर्मल कन्वेंशनल नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछे, इसमें थ्योरी में से स्टेजेस में से क्वेश्चन आते हैं। स्टेजेस में से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो मैंने लिखा नहीं स्टेजेस का क्वेश्चन, मैं भी आपको बता दूंगी कि कोलबर्ग की जो फर्स्ट स्टेज कौन सी है, ओबीडेंस। 6 आपको 4 स्टेजेस देगा, मान लो आपको ये और ये दे दी, और पूछेगा फर्स्ट स्टेज कौन सी है, ओबीडेंस एंड पनिशमेंट वाली स्टेज है। स- सबसे पहले वाली स्टेज ये है। अच्छा, सबसे एंड वाली स्टेज कौन सी है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ऐसे कोई भी स्टेज पूछ सकता है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है। तो इस पे फर्स्ट में आएगा ओबीडेंस एंड पनिशमेंट। देखो बच्चा पहले पनिशमेंट से डरता है। ठीक है जी, फिर आएगा एक्सचेंज। अब बच्चा कहेगा मैं, मेरे को बदले में क्या मिलेगा, मैं आपको पढ़ाऊं, मुझे बदले में क्या मिलेगा, लाइक शेयर। ठीक है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन है। उसके बाद फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर। बच्चा ऑर्डर को, लॉ को फॉलो करेगा, नियमों को मानेगा। उसके बाद नियमों को मानने के, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नियमों को भी मानेगा, साथ में साथ अपने राइट को भी फॉलो कर, अपने उसको अपने राइट भी पता चलेंगे। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यहाँ उसके खुद के प्रिंसिपल्स डेवलप हो जाते हैं बच्चे की। ठीक है, बच्चा तो क्या है यहाँ पे बड़ा ही हो जाता है। ये हाईएस्ट लेवल है मोरालिटी का, ये हाईएस्ट लेवल होता है मोरालिटी का, और ये सबसे लोवेस्ट लेवल है मोरालिटी का। वैसे तो इसमें मोरालिटी होती ही नहीं है इस लेवल पे। ठीक है, हम आगे देखेंगे। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो फर्स्ट वर्ड ले लो इसका, ओबीडेंस है, ओ से ओबीडेंस। इंडिलिज्म, एम ले लो, ओ माई गॉड।
ओ माय गॉड। अब मान लो आपको कोई हीरो दिख जाए, ठीक है, आप जा रहे हो कहीं पे, मान लो एयरपोर्ट पे गए, आपको एकदम हीरो दिख गया, आपको ना ओ माय गॉड, ठीक है, ओ माय गॉड, ठीक है जी। ओ माय गॉड करा आपने, मैंने इसको कैसे याद करा हुआ है, पहले मैंने ओ माय गॉड करा, 3 स्टेजेस याद होगी, फिर मैंने करा ला, ला, फिर मैंने करा ला, मैंने फिर करा था इसको राम प्रसाद से, मैंने ऐसे याद करा था इसको, क्योंकि मैं भूल जाती थी तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने इसको याद करा, ओ माय गॉड ला राम प्रसाद। ओ माय गॉड से ओबिडेंट एंड पनिशमेंट है, एम से इंडिविजुअलिज्म या एम से मार्केट, मार्केट में आप क्या करते हो, एक्सचेंज ही तो करते हो, आप पैसे देते हो और चीज को लेते हो, ऐसे याद कर सकते हो। गॉड से गुड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, गुड रिलेशनशिप हमें बनाने चाहिए, ठीक है जी। इंसान की अच्छाई यही है कि वो अच्छे रिलेशन बना सकता है, सबके साथ अच्छा बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स में ये चीज होती है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन है, ला, ला से आपको याद हो जाएगा ला, फिर मैंने याद करा हुआ था यहाँ पे, मैंने ओ माई गॉड करा, गॉड करा तो मैंने गॉड से कहा राम का प्रसाद ला, ठीक है, राम प्रसाद कर लो। या आपने देखा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ओ माई गॉड, भैया जिसकी गर्लफ्रेंड है या जिसका बॉयफ्रेंड है, लव राम प्रसाद, लव राम प्रसाद तो अच्छा नाम नहीं है, लव राहुल प्रसाद कर लो। ओ माय गॉड, लव राहुल प्रसाद, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, देखो आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, याद रहनी चाहिए चीजें, ठीक है, लव राहुल प्रसाद, ये लव ला राहुल राइट प्रसाद प्रिंसिपल, ठीक है जी, क्योंकि भूल नहीं जाए और ये सीक्वेंस में ही चलेंगे ही, तो इसलिए हमें ऐसा थोड़ा करना पड़ेगा, अगर आपको ऐसे याद रहती है तो बेटर है, आपको ट्रिक करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये आया हुआ था, फर्स्ट स्टेज कौन सी है, फर्स्ट स्टेज कौन सी है हमारी, अब बताइए, अब आपने पढ़ी फर्स्ट स्टेज, ओ माय गॉड ओबिडेंस वाली, इसलिए मैं ट्रिक कराती हूँ कि जल्दी से याद रह जाता है। ओबिडेंस वाली फर्स्ट स्टेज हो गई। अच्छा ओ माय गॉड, थर्ड स्टेज कौन सी है, ओ माय गॉड जी से फटाफट से मुझे याद आ गया, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन वाली स्टेज है। अच्छा फिर लास्ट वाली स्टेज कौन सी है, प्रसाद, लाराम प्रसाद, लास्ट स्टेज कौन सी है, प्रिंसिपल वाली स्टेज है, ठीक है जी। फिर फिफ्थ स्टेज कौन सी है, फिफ्थ स्टेज, ओ माय गॉड लाराम, कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट वाली है, राइट कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट भी याद करना पड़ेगा, राइट से कॉन्ट्रैक्ट भी, कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट है, ठीक है जी, याद आ जाएगा देख के, राइट से कॉन्ट्रैक्ट भी है साथ में, क्योंकि कई एक बार क्वेश्चन में क्या हुआ था, राइट दिया ही नहीं था उसने, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो मैं पूरे पूरे वर्ड पे ध्यान देना, अब याद रह जाए, तो तुम इंटेलिजेंट हो बहुत, मुझे पता है, चलिए आगे चलते हैं, अब इसकी स्टेजेस स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसने दी प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत या पारंपरिक, पारंपरिक स्तर भी इसको कहते हैं, जो इसकी एज है वो थी 4 से 10। मैं हिंदी थोड़ी थोड़ी मैं सीख रही हूँ, कोई गलती हो तो सॉरी, क्योंकि अब मैं हिंदी पे ही काम कर रही हूँ। क्योंकि पहले मेरा इंग्लिश मीडियम से था, काफी टाइम से इंग्लिश मीडियम ही था, 15 साल से, तो अब हिंदी में थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ये कौन सा लेवल है मोरालिटी का, फर्स्ट लेवल है मोरालिटी का, नैतिकता का ये पहला स्तर है। इसमें बच्चों में कोई भी मोरल वैल्यूज नहीं होती हैं। चिल्ड्रन शो नो इंटरनलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यू, कोई उसमें इंटरनल, इंटरनल मीन्स उसके अंदर कोई मोरल वैल्यू नहीं है बच्चे के पास, नैतिकता का कोई व्यक्तिगत स्तर नहीं है बच्चे के पास यहाँ पे। जो नैतिकता होती है वो होती है बाह्य होती है, ठीक है जी, बाहरी होती है। इसमें हम करेंगे भार्या कैसे होती है आगे, इसी में स्टेजेस है, इसकी 2 स्टेजेस है। अब देखिए कैसे भार्या होगी, इसमें बताएगा। फर्स्ट स्टेज है ओबीडेंस एंड पनिशमेंट है, ओबीडेंस एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट में क्या, बच्चा को पनिशमेंट नहीं मिले इसलिए बच्चा काम करेगा, इस स्तर पे बच्चा अपने टीचर को आज्ञा का पालन करेगा, बच्चा अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करेगा, बच्चा अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करेगा, क्यों करेगा, ताकि उसको सजा नहीं मिले। ये फर्स्ट स्टेज है नैतिकता की, हमने देख लिया। इसमें बच्चा ओबे, देयर आर टीचर्स टू अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा टीचर की आज्ञा का पालन करता है। एग्जाम्पल लीजिए, जब बच्चा देखो 7th 8th में होता है, बच्चों को नेल्स बड़े करने अलाउड नहीं होते 7 8 ईयर्स में ना, है ना, छोटे बच्चों भी हो नेल्स बच्चों के क्या होने चाहिए, ट्रिम होने चाहिए। तो टीचर ने बच्चों को कहा कल नेल्स चेक होंगे, कल मंडे है, नेल्स चेक होंगे, आपको अपने संडे को अपने घर में नेल्स काटने हैं और मंडे को चेक होंगे। तो बच्चा मम्मी को जाके कहेगा मम्मा मेरे नेल्स कट कर दीजिए, कल चेकिंग होगी। अगर चेकिंग नहीं होगी तो बच्चे को पनिशमेंट मिलेगी, बच्चा डर से क्या करेगा, नेल्स को कट करेगा, ठीक है। अब मान लो अगले दिन मंडे को नेल्स चेक हो रहे हैं, तो सभी बच्चों की लाइन से लाइन में लगे हुए हैं, बच्चे के टीचर नेल्स चेक करके, तो लास्ट में जो बच्चा है वो फंस जाएगा। अब मान लो 9 साल का बच्चा है, 4 साल वाले के बच्चे को तो इतनी समझ नहीं होती कि मुंह से काट ले वो, ठीक है, लेकिन 9 साल वाले बच्चे को पता है, तो वो क्या करेगा, अपने मुंह से काटने की कोशिश करेगा, ठीक है, ताकि उसको पनिशमेंट नहीं मिले। तो बच्चा जो भी काम करेगा, इसमें कहना भी मानेगा, वो सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए काम करता है, उसकी अपनी कोई मोरालिटी यहाँ पे नहीं है, इस लेवल पे कोई भी उसके पास मोरालिटी नहीं है। एक और एग्जाम्पल लो,
मान लो 4 साल का बच्चा है, उसने क्या करा, बच्चे ऐसा करते हैं, पूरे की पूरी शैम्पू की बोतल क्या कर दी उसने, पूरी की पूरी शैम्पू की बोतल उल्टी कर दी, सारा शैम्पू खिंडा दिया, अपने कपड़ों पे भी शैम्पू लगा दिया। एक बार मेरी डॉटर ने ऐसा कर दिया था, सारा शैम्पू अपने कपड़ों पे लगा दिया, वॉशरूम में सिंक में सब शैम्पू शैम्पू। और पानी में झाग बना रही थी, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देखी कि वो झाग बना रहे थे पानी में डाल के, सर्फ डाल के, शैम्पू डाल के, तो उसने भी ऐसा कर दिया। मुझे तो बबल्स बनाने हैं, मुझे बबल्स बनाने हैं। मुझे इतना गुस्सा आया। 500 ग्राम की शैम्पू की बोतल थी, है, अभी यूज हुआ नहीं था, एक दो बार यूज हुआ, मैंने उसको ऊपर लगा दिया, वैसे लगाना नहीं चाहिए बच्चों को, बट भाई गुस्सा कई बार आ जाता है, पेरेंट्स को लगा दिया, उसके बाद उसने कभी शैम्पू ये वाला काम ही नहीं करा। तो बच्चे पनिशमेंट से बचने के लिए उन चीजों को मिलेगी तो उन कामों को अवॉइड करते हैं, जिनसे पनिशमेंट मिलती है उन कामों को वो नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा आपके बच्चे भी करते होंगे, कई बार उल्टी चीज कर देते हैं पेरेंट्स, कई बार एक आधी बार लगा भी देते हैं, तो किस लिए लगाते हैं, ताकि बच्चा ये काम नहीं करे, और फिर बच्चा पनिशमेंट से बचेगा तो वो काम नहीं करता है। ठीक है, अब 2 साल का बच्चा है, आपने उसको एक लगा दिया, कई बार 2 साल वाले बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, वो कर भी देगा। तो अब इन्होंने 2 साल का बच्चा क्यों नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 2 साल वाले बच्चों में उतना डेवलपमेंट नहीं होती है, इसलिए इन्होंने 4 ईयर से शुरू करी है। इन्होंने देखो, अब 6 मंथ का बच्चा है, वो बोलना ही नहीं सीखा, अब उसको क्या मोरालिटी सिखाएंगे हम। ठीक है, उसमें 6 मंथ के बच्चे में, 2 साल के बच्चे में मोरालिटी इतनी नहीं आ सकती है, तो इसलिए इन्होंने 4 साल से स्टार्ट करा था। ठीक है, उसके बाद देखो, हेंज उन्होंने क्वेश्चन पूछे, अब कुछ बच्चों ने आंसर दिए, हेंज वाज रॉन्ग, हेंज क्या था, गलत काम करा हेंज ने। क्यों, अपने आपने ये लाइन सुनी होगी, बचपन में मैंने सुनी थी, चोरी करना पाप है, घर के अंदर सांप है ना, ऐसा कुछ था, तेरे घर के अंदर सांप है या जो भी थी, चोरी करना पाप है। तो बच्चों को ये लाइन तो पता थी, चोरी करना पाप है, तो बच्चे कहते हैं, 5 साल 6 साल का बच्चा वो कहेगा, नहीं जी चोरी करना तो गलत बात है, चोरी करोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है, तो चोरी नहीं करनी है, तो इसलिए बच्चा पुलिस पकड़ के नहीं ले जाए, चोरी करना गलत है, तो इसलिए वो क्या करेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी फिर, इसलिए वो काम नहीं करता बच्चा। ठीक है, कुछ बच्चों ने ये आंसर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आई हमारी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन है, व्यक्तिवाद और विनिमय अभिविन्यास है, व्यक्तिवाद और विनिमय अभिविन्यास है। देखो, विनिमय का मतलब ही क्या है, आप एक हाथ कुछ दे रहे हो, एक हाथ कुछ ले रहे हो, जैसे आप मार्केट में गए, आप अब विंटर चल रहा है, आपने बढ़िया सी जैकेट ली, भाई बहुत ठंड पड़ रही है, हम अच्छी सी बढ़िया सी गर्म जैकेट लेके आते हैं, आपने जैकेट ली, बदले में आपको फ्री में नहीं मिलेगी, मार्केट में पैसे देने पड़ेंगे, तो ये होता है विनिमय, एक्सचेंज। एक्सचेंज विनिमय, एक हाथ दे रहे हो, दूसरे हाथ कुछ ले रहे हो, गिव एंड टेक। आजकल जमाना भी गिव एंड टेक का है भैया, कोई किसी के लिए काम नहीं करता है, गिव एंड टेक है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं भी निस्वार्थ सेवा भी करते हैं, मदर टेरेसा निस्वार्थ सेवा भी करी है मदर टेरेसा ने। ठीक है जी, तो गिव एंड टेक का जमाना है, तो बच्चा कहेगा मैं आपका काम करूंगा, बदले में मुझे क्या दिया जाएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉट टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आप मेरी पिटाई करोगे तो मैं भी आपकी पिटाई करूंगा, ये दो बच्चों में होती है। मेरे ट्विंस हैं छोटे वाले जो है, तो उसमें क्या है कि एक बच्चा जो, एक ने उसको मारा, तो दूसरा भी जब उसके, वो भाग गया मार के, वो दूसरा उसके पीछे पीछे जाएगा, वो जहां चला जाए उसके पीछे पीछे, एक रूम में दूसरे रूम में, तूने मुझे मारा मैं भी तुझे मारूंगा। ये होती है टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन क्या है, इसको कहते हैं साधन, सापेक्षता अभिविन्यास भी कहते हैं, साधन भी कहते हैं, और यांत्रिक, यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास भी कहते हैं, भी दो चार नाम आ जाते हैं इनके, साधन भी कहते हैं और इसको यांत्रिक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें पहले यहाँ तो बच्चा पनिशमेंट की बात कर रहा था, अब यहाँ कह रहा है बच्चा मुझे क्या दोगे, मुझे क्या दोगे। ठीक है जी, अब पनिशमेंट से हटके बच्चा किस पे आ गया, रिवार्ड पे आ गया। अब थोड़ा बच्चे को थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, यहाँ पे 2 3 साल 4 साल का बच्चा है, यहाँ पे 8 9 साल का बच्चा है, वो कहेगा मुझे क्या दोगे, अपना बेनिफिट देखेगा, सेल्फ इंटरेस्ट, अपना हित देखेगा, अपना हित देखेगा। कहता है ना, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। उसको अपने काम से मतलब है, हिज ओन नीड्स, अपने सेटिस्फेक्शन, अपनी नीड की सेटिस्फेक्शन से यहाँ पे बच्चे को मतलब है, यहाँ मोरल रीजनिंग देगा वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने से, उसकी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चा अपने पर्सनल बेनिफिट देखेगा, उसको जिस काम में फायदा है वो करेगा, जिस काम में फायदा नहीं है वो नहीं। ठीक है जी, इसमें एक बार मैं आपको जैसे बताती हूँ, इसमें एक बार ना मेरे बेटे बेटे ने ना बेटी से ही रेजर ले ली, उसकी रेजर उससे गुम हो गई, तो वो कह रहा है मेरी रेजर वापस दे, वो कहती है मुझे नहीं मिल रही है, गुम हो रही है, मैं ढूंढ देती हूँ। उसने ढूंढी, उसे नहीं मिली, वो कहता है मेरी, मुझे नहीं मिल रही है। तो उसने क्या करा, उसकी पेंसिल ही तोड़ दी, उसकी पेंसिल ली और उसकी पेंसिल ही तोड़ दी। तो मैंने उसे डांटा, मैंने कहा अरे उसकी इरेजर नहीं मिल रही है, तो मैं तुम्हें अब नई इरेजर दूं, दूसरा तूने उसकी पेंसिल क्यों तोड़ी, अब मैं पेंसिल भी दूं, मेरा तो डबल नुकसान हो गया। तो वो नहीं माना, इस बात को वो समझा ही नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं करते हैं, मम्मा को देनी पड़ेगी ना पेंसिल भी और इरेजर भी, उसको इस बात से मतलब नहीं। उसने मेरी क्यों तोड़ी, मैं भी इसकी, इसने मेरी गुम कर दी तो मैं भी इसकी क्या करूंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं भी इसका नुकसान करूंगा, इसने मेरा क्यों करा। भाई नहीं मानेंगे बच्चे इस लेवल पे, उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है, वो मानते ही नहीं, वो नहीं माना, फिर मुझे इरेजर भी देनी पड़ी और पेंसिल भी देनी पड़ी, नहीं मानते बच्चे।
और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे मैंने एक बार बेटे को बोला कि ना जाके ना 100 रुपीज की पनीर का पैकेट आता है, ठीक है। मैंने कहा पनीर का पैकेट लिया एक शॉप से जाके, पास में ही शॉप है। कहता है नहीं मैं नहीं, आप सारी जॉब मुझसे ही करवाओगे क्या? उसकी जो वर्डिंग थी मैं वही बता रही हूँ एज इट इज। आप सारी जॉब मुझसे ही करवाओगे क्या? मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, आप दीदी को कह दो दीदी चाहिए। तो फिर मुझे भी पता था ये स्टमक में तो कोई पेन नहीं हो रहा, पेट में तो कोई दर्द नहीं है उसके, ये बहाना कर रहा है। तो मैंने कहा आपने कौन सी जॉब करी पहले मुझे ये बताओ, सब जॉब आप मुझसे ही करवाते हो। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं दीदी को बोलती हूँ, मैं 100 रुपीज दीदी को दूंगी, 90 की पनीर आती है पैकेट वाली। तो 90 की दीदी पनीर ले आएगी, 10 रुपीज दीदी के पास बचेंगे तो दीदी क्या करेगी, उसका चिप्स का पैकेट ले लेगी एक। तो कहता है 10 रुपीज बचेंगे? मैंने कहा हाँ 10 रुपीज बचेंगे, 9 साल का है मेरा बेटा, इतना तो उसको पता है कि 10 रुपीज की चीज आ जाएगी। तो मैंने कहा हाँ बचेंगे। तो कहता है ठीक है फिर ना मैं ले आता हूँ पनीर जाके ना, मैं 10 रुपीज की मैं च्युइंगम्स ले आऊँ। मैंने कहा नहीं च्युइंगम्स तो नहीं लेनी है आपने, अभी तो आपके स्टमक में पेन हो रहा था। तो कहता नहीं अब ठीक हो गया ना, अभी एक मिनट पहले हो रहा था, अभी 1 मिनट में बात करते करते मैं इतने में ठीक भी हुआ, नहीं ठीक हो गया मुझे दो 100 रुपीज। उसने मेरे हाथ से लिए और फटाफट कहता मैं ले आऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मैंने च्युइंगम नहीं लानी, कहता ठीक है फिर मैं चॉकलेट ले आऊंगा, अभी 10 रुपए तो मिले ही मुझे, चाहे मैं चॉकलेट ले लूंगा, मैं चॉकलेट ले आऊंगा। मैंने कहा ठीक है चल चॉकलेट ले। चला गया और फटाफट ले आया। किस लिए गया? कि मुझे 10 रुपए बीच में से मिलेंगे। बच्चों को यहाँ अपना इंटरेस्ट दिखता है। ठीक है जी, हमारी होगी पनिशमेंट वाली, अब हमारी होगी ओरिएंटेशन वाली। ये ओबिडेंस पनिशमेंट, फिर हमारी हुई रिवॉर्ड वाली, एक्सचेंज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज वाली, विनिमय वाली। अब हमारी सेकंड स्टेज लेवल आ गया। फर्स्ट लेवल कंप्लीट, सेकंड लेवल आया कन्वेंशनल मोरालिटी। बहुत ही प्यारी थ्योरी है भाई, बहुत ही प्यारी थ्योरी दी इन्होंने है ना कोलबर्ग ने, और अच्छी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पूरी ह्यूमन बींग्स पे मूवीज पे पूरी अप्लाई होती है। अब सेकंड लेवल है कन्वेंशनल, और उतने ही प्यार से इसको पढ़ना है। ठीक है जी, अब सेकंड लेवल आया 10 से 13 ईयर एज पूछ लेता है। तो इसमें क्या कहता है, बच्चा नियमों को समझने लगता है, बच्चा फॉलो करता है नियमों को। नियम बने हुए हैं, तोड़ने के लिए नहीं बने। रूल्स आर मेड नॉट फॉर ब्रोकन, तोड़ने के लिए नहीं बने हैं रूल्स, फॉलो करने के लिए बने हैं। रूल्स आर मेड टू फॉलो, नियम पालन करने के लिए बनाए जाते हैं। समाज में जो भी नियम है, समाज के नियमों का वो पालन करता है। जो मोरालिटी होती है, सोसाइटी एज ए होल, पूरे समाज के अकॉर्डिंग जो है नैतिकता निर्धारित होती है। जो समाज देखो, जो समाज जिस काम को अच्छा मानता है बच्चे भी उस काम को अच्छा मानेंगे, जिस काम को समाज गलत मानता है तो बच्चे भी हम उस काम को गलत मानते हैं। ठीक है जी। अब समाज कहता है चोरी करना गलत है तो बच्चा भी कहेगा हाँ गलत है, समाज कहेगा ऐसा गलत है तो हाँ, समाज कहेगा इंटरकास्ट मैरिज गलत है तो बच्चा भी कहेगा हाँ गलत। इस लेवल देखो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, थर्ड स्टेज आई हमारी, गुड आएगा, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है जी, अच्छा अच्छे पारस्परिक संबंध। ठीक है, गुड वर्ड लगा लेना। इसमें क्या है, इसको गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एस्टेट में, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन वाला, कि कौन से लेवल से है ये? कन्वेंशनल लेवल से है, कोलबर्ग की है। ठीक है, क्वेश्चन आया भी हुआ है इसमें, और यही पेपर दिया था जब ये क्वेश्चन आया था ना, वो मैंने एस्टेट दिया था। द चाइल्ड फॉलोज मोरालिटी टू गेन प्रेज, और खुशी भी होती है जो क्वेश्चन पढ़े हो ना, हमें आज मजा आता है बड़ा पेपर करने में भी। द चाइल्ड फॉलो मोरालिटी टू गेन प्रेज, बच्चा यहाँ पे क्या पाना चाहता है? मेरी तारीफ होनी चाहिए। बच्चा कहता है मेरी तारीफ होनी चाहिए। बच्चा गया, बच्चे को पार्टी में गया, बच्चे को आपने कहा अरे मेरा बाबू आज तो बहुत स्वीट लग रहे हो आप तो। गर्ल थी, बहुत अच्छी उसने हेयर स्टाइल बनाया हुआ था और बहुत अच्छा लहंगा डाला हुआ था, छोटे बच्चों के लहंगे अच्छे भी लगते हैं। और उसकी मासी ने बोला अरे वाह मेरा बेटा, आज तो मेरी बेटी बहुत क्यूट लग रही है, आप तो सबसे सुंदर लग रहे हो। बच्ची बहुत खुश, बच्ची सातवें आसमान पे। ठीक है। अब एक बार मैं घर से गई थी, तो मेरी बेटी ने क्या करा, वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर पे ही रहूंगी। तो हम चले गए, तो हम घर पे आए, तो उसने सारी डस्टिंग कर रखी। मैं कहूँ आज सूरज कहाँ से निकल गया, मैंने कहा आज ये सब इतनी क्लीनिंग कैसे करी? मम्मा मैंने तो पूरा घर चमक चमक कर दिया। वो मुझे बोलती है मम्मा मैंने तो आज घर पूरा चमक चमक कर दिया, मैं बहुत खुश, मेरा काम बचा। मैंने कहा अरे वाह मेरी बेटी तो दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी है, ताकि मैं अगली बार जाऊं मेरा भी दोबारा से काम कर दे वो तारीफ सुन के। कहती है ठीक है मम्मी मैं डस्टिंग कर दिया करूंगी। अब भैया मम्मी भी कहती है बेटी तू डाल डाल मैं पात पात, है ना। उनको भी काम करवाने का तरीका आता है, क्यों? उनका मोरालिटी का लेवल डेवलप हो चुका है बड़ों की। तो बच्चा प्रशंसा पाने के लिए काम करता है, उसकी जो नैतिकता है वो प्रशंसा पे डिपेंड है। उसकी तारीफ कर दो बच्चा बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है जी, कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है, वीडियो समझ में आई या नहीं आई, मजा आया या नहीं आया?
ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज देखिए, लॉ एंड ऑर्डर। भैया मैं मोरालिटी के लेवल से ऊपर उठ चुकी हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ ये जानना है कि अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर क्या कैसे किया जाए, क्योंकि हमारा हम बड़े हो गए, हमारा लेवल ऊपर उठ गया, हमारा बच्चों वाला लेवल नहीं रहा कि प्रशंसा है तो काम करेंगे, अगर आप नहीं भी कमेंट करोगे, मुझे वीडियो बनानी है तो बनानी है, तो मेरा काम है ना। ठीक है, ये मेरा काम है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट स्टेज आई ला। अब इसमें बच्चा कानून के नियमों का, जो भी नियम है उनका पालन करता है, नियमों का पालन करेगा। जो भी हायर अथॉरिटी है, ठीक है, अथॉरिटी जो भी पुलिस वाले हैं, जो भी कानून है उनका, उनकी आदर करता है उनका, और नियमों को मानता है। ठीक है जी, नियमों को मानता है वो। अब जो अतुल सुभाष केस है उसमें वो ये कहते हैं, मेरे से रिश्वत मांगी गई तो मैं पैसे, किसी को मैं कोई रिश्वत दूंगा ही नहीं, मैं किसी को कोई पैसा नहीं दूंगा। तो क्या कर रहे थे वो, नियमों का पालन कर रहे थे। अब कोई पर्सन रिश्वत बिल्कुल नहीं देता है, वो कहते हैं ना, वो असूल का बड़ा पक्का है। तो वही यही बात आ जाती है इसमें कि नियमों का पालन करते हैं, जो भी समाज के नियम है उनका पालन किया जाता है। ठीक है, जो भी अथॉरिटी है उसकी आदर किया जाता है, उसका उसको सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड शोज नो इंटरनलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। कोई भी बच्चे में नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण नहीं है। ठीक है, बच्चे के नैतिक तर्क को भारी पुरस्कारों एवं दंड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये कौन सा लेवल है, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। अब जब हमने जो फर्स्ट स्टेज करी थी इसकी, देखो यहीं पे हमने ये वर्ड भी करा था कि जो नैतिकता जो होती है, कोई उसका व्यक्तिगत कोड नहीं होता, कोई इंटरनलाइजेशन नहीं होता है। मोरालिटी जो है बाहर होती है, एक्सटर्नल होती है। तो हमारी कौन सी लेवल की स्टेज आ रही है, प्री कन्वेंशनल। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है, प्री कन्वेंशनल। चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स फॉलो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेजेस एज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। चिल्ड्रन जो है प्राइमरी स्कूल में जो है, कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग की स्टेज को फॉलो करेगा। प्राइमरी, प्राइमरी मींस बच्चा छोटा है, फर्स्ट सेकंड वाला है बच्चा है, तो इसकी एज देखनी पड़ेगी, एज कौन सी होगी, 4 to 10। 4 to 10 होगी। अब हमें पता था 4 to 10 मीन्स प्री कन्वेंशनल हो गया। इसमें दो लेवल थे, ओमाई ओबिडेंस था, और साथ में साथ एम से इंडिविजुअलिज्म या एम से एक्सचेंज था। तो ओबिडेंस और एक्सचेंज, देखो मेरे को तो ट्रिक से आसान लगता है, पता नहीं आप मुझे बताना एक बारी क्वेश्चन में कि ट्रिक से आसान लगता है या नहीं लगता है, वरना हम क्यों ही टाइम वेस्ट करेंगे, वरना हम सीधा भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्टेज होगी ए और बी। ए बी, ए डी है, ए बी, ये आ गया डी और ए उल्टा कर दिया, ए बी। ठीक है जी, ए बी, ये वाली हमारी स्टेज। थर्ड स्टेज है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी क्या है, देखो उत्तर परंपरागत स्तर नैतिकता है, या स्तर भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं भी, नैतिकता भी कह सकते हैं इसको, स्तर भी कह सकते हैं। ये हाईएस्ट लेवल है मोरालिटी का। ठीक है, बच्चा अब बड़ा हो गया है, अब बच्चा नहीं रहा है वो सही गलत को अब समझने। मेनली क्या है यहाँ पे, बच्चा सही और गलत की अच्छे से पहचान कर सकता है, उसके अपने प्रिंसिपल बन जाते हैं, उसको अपने अधिकारों के बारे में पता चल जाता है, ये मेरे अधिकार है भैया। फ्रीडम का हमें सभी पता है, हमें फ्रीडम का राइट मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट मिले हुए हैं, हमें स्पीच के राइट मिले हुए हैं, कोई हमसे वो छीन नहीं सकता। एक्सेप्शन है वो अलग बात है, बट हमसे कोई छीन नहीं सकता ऐसे। ठीक है, इंडिविजुअल जजमेंट। अब देखो इसमें जो बच्चे के हैं, सेल्फ एक्सपेक्टेड मोरल प्रिंसिपल्स है, क्वेश्चन आया हुआ है इसी से, उसके अपने सिद्धांत हैं। ठीक है, अपने प्रिंसिपल हैं उसके। जो नैतिकता है वो उसकी है, इंटरनल है नैतिकता, उसके अंदर से आवाज आती है ये चीज सही है या गलत है, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल है मोरालिटी का। अब उसको कोई बाहर नैतिकता की जरूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स देने की, उसको नैतिकता सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चा सब समझ जाता है। यहाँ पे बच्चा इंटेलिजेंट बन गया। अब यहाँ पे देखो, जो मोरल रीजनिंग है वो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट और जस्टिस पे बेस्ड है, उसको पता है ये चीज सही है, वो अपने न्याय के लिए लड़ भी सकता है। ठीक है जी, वो लड़ भी सकता है। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चा कहता है जी मेरे को आज मूवी देखनी जानी है, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, पेरेंट्स कहते हैं नहीं जाना है, तो बच्चा कहेगा क्यों नहीं जाना, जब सब जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। यहाँ पे बच्चा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करेगा, ये चीज गलत है, आप गलत कर रहे हो, सब जा रहे हैं ना, तो मुझे भी तो जाने दिया जाए, मुझे भी परमिशन दी जाए। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स करता है, बच्चे को पता है कि ये कोई गलत बात नहीं है देखने जाना। ठीक है, तो बच्चा अपने राइट्स के लिए लड़ता है। अब देखो फिफ्थ स्टेज है हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स है। ऑल पीपल वर्क टुगेदर। इसमें क्या होता है, सभी समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, समाज को ऊंचा उठाया जाता है, समाज में इंप्रूवमेंट की जाती है, समाज के नियमों का पालन भी होता है, लेकिन जो गलत नियम है उनको बदला भी जाता है। एग्जाम्पल लो, मान लीजिए, मान लीजिए आप एक पर्सन की इनकम है देखो 10 लाख रुपए। ठीक है, एक बंदे की इनकम है 50 लाख रुपए। गवर्नमेंट का रूल आया कि इक्वालिटी, सभी इक्वल हैं, तो हम सबसे इक्वल टैक्स लेंगे। जो 10 लाख रुपए भर रहा है वो भी इक्वल टैक्स देगा, जो 50 लाख रुपए है वो भी इक्वल टैक्स देगा। तो क्या ये बात अब सही है, क्या ये बात सही है।
गवर्नमेंट ने नियम बनाया, लोग इसको नहीं मानेंगे। क्यों भैया? जिसका 10 लाख रुपए की इनकम है, वो अपने बच्चों का खर्चा भी करेगा, घर का खर्चा भी चलाएगा, एजुकेशन पे भी देगा, सेविंग भी करेगा। जो 50 लाख है, सेम ही टैक्स देना जल जाए, इसको तो ज्यादा बचत हो जाएगी। तो लोग नियमों के अगेंस्ट भी जाएंगे अगर नियम सही नहीं है तो। ठीक है जी, नियमों का पालन भी किया जाएगा और नियमों के अगेंस्ट भी जाया जाता है अगर वो सही नहीं हो तो, अनफेयर हो, उचित नहीं हो, अनुचित नियम हो। जब भी ऐसे नहीं भैया, नियम नियम बने हुए हैं, अगर नियम नहीं हो ना तो बहुत भयंकर हो जाए। कैसे हो जाए देखो मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ आस पास में ना रेड लाइट नहीं थी। तो रेड लाइट नहीं थी और चौक था वहां पे, हम इतनी प्रॉब्लम होती थी, यहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ चारों तरफ से। तो यहाँ भसड़, जैसे भसड़ कहते हैं ना, मेरे हस्बैंड बोलते हैं अरे फिर भसड़ होगी यहाँ पे तो टाइम वेस्ट हो गया। तो भसड़ हो जाती थी क्योंकि रेड लाइट नहीं थी। जैसे ही वहां पे रेड लाइट लगी, ठीक है, रेड लाइट लगी भैया, अपनी बारी है चलो, अपनी बारी है रुको। तो काम हमें बहुत आसान लगने लग गया। जी मैं सोचूं यार इतना ट्रैफिक रहता है और यहाँ रेड लाइट नहीं लग रही, कम से कम 1 साल तक हमें परेशानी हुई। ठीक है। तो लेकिन जैसे रेड लाइट लगी, अब वो प्रॉब्लम सोल्व, यहाँ वाला ट्रैफिक जिसकी रेड लाइट आ भैया वो चलो बात खत्म, नहीं तो वेट करो चुपचाप, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना सारी भसड़ हो जाती थी, इधर यहाँ से गाड़ी आ रही, इधर यहाँ से। और इतना ट्रैफिक होता है दिल्ली एनसीआर में, तो फंस के ही रह जाते हैं। तो नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर अनुचित नियम है तो बदले भी जाने चाहिए। तो कंप्लेंट भी हुई होगी भैया, रेड लाइट लगाओ, तो रेड लाइट लगी भी। ठीक है, अगर अनुचित है, कुछ नहीं है सही, तो वो सही होता भी है, तो फिर रेड लाइट लग भी गई। आगे देखिए, नियम जो है पालन करना जरूरी है। बच्चे को पता है, बड़ा हो गया वो, कि मेरे राइट्स भी क्या क्या हैं। मुझे कोई बोलने नहीं, जैसे कोर्ट है, कोर्ट केस में अगर किसी को बिना अ, मुजरिम बना दिया जाए, क्या उसको बोलने का राइट नहीं है? उसको अपने वकील का राइट नहीं है? बिल्कुल राइट है उसको। आप कहीं भी घूम सकते हो, फ्रीडम का राइट है। भैया सर्दी है, आप चले जाइए, अब गोवा चली जाइए, इस टाइम बहुत अच्छा मौसम होगा गोवा में, तो आपको घूमने का राइट, आपको कोई रोक थोड़ा ना सकता है। फ्रीडम का राइट है। और रूल्स जो है बेटरमेंट के लिए, अगर भला हो रहा है, सबका भला हो रहा है, तो वो रूल चेंज भी हो सकते हैं। ऐसा एक दो का नहीं है, सबका भला होता है तो रूल्स को आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है जी। लास्ट आ गया हमारा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये जो है हाईएस्ट स्टेज है मोरालिटी की। ये हाईएस्ट स्टेज है, ये किसी किसी में होती है। अब हमें क्या कह दिया जाए, मैं किसी के लिए अपनी जान दे दूं भैया, जिसको मैं जानती भी नहीं, तो मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे में शायद ये लेवल इतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ काम मैं कर सकती हूँ, मुझे कहा जाए फ्री में पढ़ाया जाए, ये मैं पढ़ा दूंगी, ये मैं काम कर लूंगी। ठीक है भैया, मैं इस बात को मान लूंगी, कर भला हो भला। पर मेरे को जान थोड़ी प्यारी है, ये मैं काम शायद नहीं कर सकती, तो थोड़ी थोड़ी मोरालिटी डेवलप हुई है शायद, ये वाली है ना। तो ये हाईएस्ट स्टेज होती है मोरालिटी की। पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू इनर वॉइस ऑफ देयर। इनर वॉइस, यहाँ पे हमारा फोकस करना है, जो उनका कॉन्शियस होता है। ठीक है, जो उनकी अंतरात्मा होती है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जब एक फौजी है, देखो, एक फौजी है, वो देश के लिए अपनी जान दे देता है। सल्यूट है भाई सिपाहियों को, फौजियों को, जो देश के लिए जान देते हैं, अपनी जो बॉर्डर पे खड़े हैं भाई, सच में बहुत महान काम है। और हमें उनकी इस महानता को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ठीक है जी। और बहुत दुख भी होता है जो शहीद होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उनमें ये मोरालिटी डेवलप हो चुकी है, वो दूसरों के लिए, देखो अब हम तो घर पे बैठे हैं, जंग छिड़ती है, देखो वो अपनी जान भी दे देती हैं। तो उनमें ये मोरालिटी डेवलप है। मदर टेरेसा, आपने सुना होगा, कितनी हेल्प करते थे लोगों की, ये मोरालिटी डेवलप है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरालिटी डेवलप है भाई ये वाली। ठीक है जी। ये हाईएस्ट लेवल होता है, और ये काफी लोगों में होती है, सब में ये डेवलप नहीं हो पाती है, इस लेवल तक सब नहीं पहुंच पाते हैं। दे हेल्प अदर, दूसरों की बिना निस्वार्थ भावना से हेल्प करते हैं। मैं भी पढ़ा सकती हूँ निस्वार्थ भावना से भाई। ठीक है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है। मैं पैसों को इंपॉर्टेंस कम देती हूँ, उसको ज्यादा देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। आप देखना मेरे चैनल पे जाके देखना, बच्चे पेड कोर्स के लिए मेरे को फर्स्ट ईयर से ही बोल रहे हैं। पर मैं अभी तक पेड कोर्स नहीं लेके आई हूँ। क्यों नहीं लेके आई हूँ? क्योंकि मेरे को थोड़ा फिजिकली इश्यूज रहते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो मैं पैसे ले लूं और बच्चों के साथ अन्याय हो, वो काम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं लाती ही नहीं। भी जितना हो सकता है मैं करवा दूंगी अपनी तरफ से। तो हेल्प करते हैं अदर की, दूसरों को, कोई जिसके साथ अन्याय हो रहा है, देखो अब एक है, एक के साथ गलत हो रहा है, जैसे इसमें आपने मूवी में देखा होगा। एक मूवी थी, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, मुझे वो पर्सन का चेहरा तो याद है। उसमें क्या होता है, एक पर्सन का हाथ कट जाता है मशीन से, तो सभी उसका साथ देते हैं कि ये गलत बात है, इसको कंपनसेशन दिया जाए, इसकी क्षतिपूर्ति की जाए, और मालिक क्षति, फैक्ट्री का मालिक क्षतिपूर्ति नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे स्ट्राइक कर देते हैं, सारे के सारे स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है, काम कोई भी काम नहीं करता है कि एक के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो दूसरे लोग उसका साथ देते हैं। ठीक है जी। अगर मान लीजिए, अब आपने क्या करा, किसी की कोई एक पर्सन है, ठीक है,
इसने इस पर्सन की हेल्प नहीं करी है, तो ठीक है हेल्प नहीं करी, या ये कुछ उसको बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी, तो इस बेचारे की जान चली, तो इसको गिल्ट रहेगा, हाय काश मैं इसकी हेल्प कर देता तो इसकी जान नहीं जाती, कहीं ना कहीं इसके मन में आएगा, गिल्ट का भाव होगा। तो वो गिल्ट की फीलिंग्स ना हो, तो इसलिए ये मोरालिटी को फॉलो किया जाता है कि बंदे के मन में बाद में दुख नहीं होना चाहिए, अपराध बोध नहीं होना चाहिए। जो ये वाले पर्सन है अपराध बोध से मुक्त जीवन जीते हैं, क्योंकि इनकी मोरालिटी का स्तर ही इतना ऊंचा होता है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, व्हाट लेवल ऑफ मोरालिटी इज इट व्हेन मोरालिटी इंक्लूड सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल, अपने खुद के बंदे के अपने प्रिंसिपल्स हैं, उसके अपने असूल हैं, असूलों का पक्का है वो। तो वो कौन सी स्टेज है? लास्ट स्टेज है, पोस्ट कन्वेंशन। इन कोलबर्ग थ्योरी एट विच लेवल मोरल डेवलपमेंट इज इंटरनलाइज एंड नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, जो नैतिकता जो है आंतरिक होती है, बाहरी मानकों पर आधारित नहीं होती है, उत्तर परंपरागत स्तर या उत्तर परंपरागत मोरालिटी नैतिकता। देखिए ये लेवल है जो इन्होंने, कोलबर्ग ने अपने लेवल दिए थे, इन्होंने पदानुक्रम में दिए थे, पदानुक्रम में दिए थे, हायरार्की में ये लेवल दिए थे इन्होंने। ये जो लेवल्स हैं, आपने मोटिवेशन की थ्योरी करी होगी मास्लो की, अब्राहिम मास्लो की, वो भी क्या थी? एक क्रम में चलते हैं, एक हायरार्की में चलती है। ये भी ऐसे ही है, कोलबर्ग की एक हायरार्की में चलेगी। कैसे चलेगी देखो, फर्स्ट स्टेज कौन सी है? ओबीडेंस वाली है। आप पेपर में ये करके आ जाओगे फर्स्ट स्टेज, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो फर्स्ट स्टेज है वही फर्स्ट स्टेज रहेगी, ये चेंज नहीं है, ये फिक्स्ड है। स्टेजेस आर नॉट चेंज, दे आर फिक्स्ड है, ठीक है। वो चेंज नहीं कर ले, उनका नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नंबर चेंज नहीं कर सकते हो आप उनका। फर्स्ट वाली फर्स्ट ही रहेगी, तो ये हायरार्की में है और ये फिक्स लेवल पे है, ये चेंज नहीं कर सकते हो। जनरल पैटर्न की इन्होंने बात करी है, यही पैटर्न ही रहेगा। और फर्स्ट स्टेज कौन सी है? ओबीडेंस, इंटेलिजेंट एक्सचेंज। एक बार रिवाइज करो, ये रिवीजन के लिए है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन है, ला ओरिएंटेशन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं चाह रही हूँ आपको याद हो जाए, प्रिंसिपल है, आपको दोबारा वीडियो नहीं देखनी पड़े। ठीक है जी, अब क्वेश्चन देखिए। मैच द स्टेजेस ऑफ मोरालिटी विद देयर लेवल है अंडर द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोलबर्ग। मैच करो। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, अच्छा लेवल्स दे रखे हैं, स्टेजेस नहीं है, लेवल है। कौन सा लेवल है गुड इंटरपर्सनल रिलेशन? मैं तो भूल गई, जल्दी बताओ जल्दी, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? ये कौन सा लेवल है? फर्स्ट या, इनको ऐसे ऐसे बांट देते हैं, फर्स्ट लेवल है या सेकंड लेवल है? ये आ गया सेकंड लेवल, है ना? पता लग गया मुझे यहाँ से। इंटेलिज्म एंड एक्सचेंज वाला कौन सा लेवल है? ये लेवल है हमारा फर्स्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स वाला कौन सा लेवल है? राइट और प्रिंसिपल की बड़ी बड़ी बातें हैं, अधिकार और प्रिंसिपल, बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े स्तर में चली गई, प्रिंसिपल भी इसी में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा बन जाएगा 2 1 3, ये हमारा बन जाएगा 2 1 3, डी हमारा आंसर। Which of the following orientation falls under the post conventional level of moral development theory? लास्ट में उत्तर जो परंपरागत स्तर है उसमें जो है कौन सी आएगी लास्ट वाले में? दंड, दंड और आगे करता है तो पहला लेवल था। सामाजिक अनुबंध, अच्छा लड़का लड़की, ये दूसरा लेवल है। और लॉ एंड सोशल ऑर्डर, ये भी दूसरा, ये दोनों दूसरे लेवल की होगी, ये पहले लेवल की होगी। तो हमारा देखो अब यहाँ पे इसने राइट वर्ड काट लिया, मैं यही कह रही थी, एक क्वेश्चन में राइट वर्ड काट लेता है तो आपको अनुबंध से भी याद करना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारी हो जाएगी सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे राइट काट गया तो मैं राइट से कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी याद रखूंगी। Which of the following is the characteristics of Kohlberg stages of moral development? जो कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की क्या विशेषता नहीं है? देखो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, इन्होंने बोला था कि थ्योरी हमारी एक हायरार्की में चलेगी, ठीक है, एक सीक्वेंस, हायरार्की मीन सीक्वेंस, क्रम से चलेगी, पदानुक्रम से चलेगी, ठीक है जी। जनरल पैटर्न है इनके। अब देखो वेरिएबल सीक्वेंस, वेरिएबल है, आप एक फर्स्ट स्टेज पूछिए, आप थर्ड स्टेज बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, तो वेरिएबल तो नहीं है, फिक्स सीक्वेंस है। स्टेजेस प्रोसीड इन नॉन हायरार्किकल मैनर, नहीं भैया, पदानुक्रम में, गैर पदानुक्रम नहीं, पदानुक्रम में चलेगी। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, पद एक क्रम में चलती है। यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर, ये बात सही है, उन्होंने कहा था यूनिवर्सल सीक्वेंस। जो यूएसए में बैठा हुआ है, जो इंडिया में बैठा हुआ है, ये सीक्वेंस सेम है, यूनिवर्सल सीक्वेंस है। इसी बात को लेके अप्लाई हो रही है ऑन कल्चर पे, इसी बात को लेके आलोचना भी हुई थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम आलोचना। ठीक है, तो हमारा आंसर ये है, स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज नॉट जनरल, जनरल पैटर्न, नॉट जनरल पैटर्न नहीं, जनरल पैटर्न है, तो ये भी गलत है। ठीक है जी, सामान्य पैटर्न है वो, जनरल बात ही है वो। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, बच्चे सही और गलत के बारे में जब क्या सोचते हैं, वो सभी स्टेजेस में एक जैसा सोचते हैं? सभी स्टेजेस में एक जैसा सोचते हैं बच्चे, या हर स्टेज में अलग अलग सोचते हैं? देखो जब फर्स्ट लेवल की बात हुई तो बच्चे ने कहा कि हिंद ने चोरी करी तो चोरी करना पाप है। जब अगर बच्चा 6 स्टेज में आ जाएगा, बच्चा कहेगा देखो भाई, किसी की जान
बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल से इंपॉर्टेंट रूल नहीं तोड़ने चाहिए, वो भी ये बात मानेगा, पर किसी की जान बच रही है तो वो जान बचाना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो लॉ है और जो आपकी वैल्यूज है वहां प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो किसी की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो बच्चा अब इस स्टेज पे तो बच्चा सोचा चोरी करना पाता है, लास्ट स्टेज तक आते आते कह रहा है कि वो जान बचाना, हिंद ने सही करा, जान बचाना इंसान की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी मोरालिटी के स्टेजेस के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे हैं। तो जो मोरालिटी होती है, जो वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग चेंजेस डिफरेंट होती है एट डिफरेंट स्टेज पे, जैसे जैसे आप बड़े होगे विकसित होती जाती है वो। ठीक है जी, डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेज, सेम नहीं होगी, एज पर कॉन्टेक्स्ट संदर्भ के अनुसार भी नहीं होगी। माता पिता वाली छोटे बच्चों में होती है, माता पिता में बच्चा बड़ा हो गया तो चेंज हो जाएगी, उसके अपने प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। अब हमने स्टेजेस करी देखो। अब आप मैरिज पे गए हो, हमने बच्चे का बात करी ना। अब आपकी भी ड्रेस की कोई तारीफ करे अंदर से, आपको भी तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा ना कि हाँ हमारी ड्रेस अच्छी है, हमारे हम क्या है, हमारे पैसे वसूल हो गए भाई, पैसे ही वसूल है ना। तो बड़ों में भी तो ये चीज कहीं ना कहीं होती ही है। तो ये तो कह रहे हैं सब में इक्वल, ऑल कल्चर पे अप्लाई होती है। इन्होंने जो कहा, काफी चीजों में क्रिटिसिज्म भी हुई इनकी, आलोचना भी हुई इनकी, आलोचना भी की हुई इनकी। ठीक है जी। एक तो क्या था, इन्होंने स्टडी ऑफ मेल, मैंने पहले ही बताया था जब हैंड डिलेमा करी थी, इन्होंने सिर्फ मेल पे स्टडी करी थी। इनकी थोड़ी जेंडर डिफरेंस रखती है भैया, आपने सिर्फ मेल पे स्टडी करी, आपने फीमेल की नहीं करी। मेल और फीमेल में डिफरेंस हो सकता है, नैतिकता को लेके, विचारों को लेके, किस काफी डिफरेंस होते हैं हर चीजों को लेके। तो इन्होंने फीमेल को तो अपनी स्टडी में इंक्लूड ही नहीं करा, तो इन्होंने जेंडर डिफरेंस करा। कथनी और करनी में अंतर भी है। देखो इन्होंने कहा सेम अप्लाई हो रही है सब पे। देखो मैंने आपको कहा आप मुझे पैसे उधारे देंगे, मेरे पास बहुत पैसे हैं, आपने कहा हाँ जी, ओहो हम तो दे देंगे, आपको पता है मेरे आपके पैसे डूबेंगे नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ऐसा टाइम आया मेरे पास पैसा ही नहीं है, टचवुड ऐसा ना हो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने मना कर दिया, अब तो मैं नहीं दूंगा। पहले तो आप कह रहे थे मैं दूंगा, जब बारी आई तो आप मना कर गए काम को, ऐसा हो जाता है। अब देखो एक गर्लफ्रेंड है, उस बॉयफ्रेंड कहता है मैं तो तुझसे ही मैरिज करूंगा। ठीक है, तो वो उसके धर्म की नहीं है या कोई इंटरकास्ट है, तो मैं तुझसे ही मैरिज करूंगा, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन घर जब बारी आई मैरिज की, 4 साल अफेयर चला, जब मैरिज आई तो वो मना करके, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं मैं नहीं करूंगा। तो जब जो आप कह रहे हो, जब एक्चुअल में सिचुएशन जो आप कह रहे हो, ठीक है, जो आप कह रहे हो और जब एक्चुअल में सिचुएशन आती है, इन्होंने कहा सेम रहेगा, ऐसा नहीं है, फर्क आ सकता है, डिफरेंस आ सकते, हो सकता है सेम भी रहे, जो आपने कहा अपना अपना वादा पूरा भी करें, हो सकता है फर्क भी आ जाए, फर्क भी आ जाए, क्योंकि जो लास्ट स्टेज पे है, जो मोरालिटी का लास्ट स्टेज है, उसमें बच्चा अपनी मनमानी करता है, वो उसको अपने राइट पता होता है, मनमानी नहीं, बेसिकली उसको अपने राइट पता होता है, ये काम सही है ये गलत है, तो अपने राइट पे यूज करता है, वो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो करनी और कथनी में अंतर आ सकता है। और दूसरा इन्होंने कहा ओल कल्चर पे अप्लाई होगी। देखो भाई ओल कल्चर, देखो कल्चर में डिफरेंस आ सकते हैं। जो हमारे यहाँ कल्चर है, देखो हमारे यहाँ क्या कल्चर है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है, बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो मम्मी उसको अपने पास सुलाती है, छोटा भी क्या भैया, मेरा 9 साल का बच्चा है वो भी मेरे साथ ही सो रहा है। ठीक है, लेकिन जो फॉरेन होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बच्चे का स्टार्टिंग से ही रूम अलग किया जाता है, अलग सोते हैं बच्चे स्टार्टिंग से ही, उनका रूल है ये, नहीं तो फाइन लगते हैं वहां पे। ठीक है, दूसरा और एग्जाम्पल लो, अब हमारे यहाँ पे बच्चा पार्क में गए, ठीक है, पार्क में गई तो हमारे यहाँ पे टॉफी का छिलका है, ठीक है, पार्क में आपने फेंक दिया, लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज में हैं, आप पार्क में आपने एक क्या हुआ, ये एक रियल घटना बता रही हूँ मैं, ये एक सच्ची कहानी है, कि कहानी नहीं है, एक बात है कि ना, यहाँ पे एक आंटी थे, तो वो अपने बेटे के पास, उनका बेटा बहुत फॉरेन में रहते हैं, वो चले गए, वो थी टॉफी वगैरह खा रही होगी, तो उसने छिलका अपनी दादी को पकड़ा दिया, उसकी दादी वहां पहली बार गई थी, उसको पता नहीं था, उसकी दादी ने वहीं पे टॉफी का छिलका पार्क में ही फेंक दिया। ठीक है, पार्क में फेंक दिया तो क्या हुआ, उसके यहाँ उनके घर पे चलाना आ गया। तो बेटे ने पूछा कि ये मम्मी आपने क्या किया पार्क में, वो कहती मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। तो कहता चलाना आ गया। ठीक है, दोनों को पे करना पड़ गया। फिर दूसरी बार क्या हुआ, उसकी मम्मी झूले पे, बच्चों वाला झूला होता है, उसकी मम्मी बैठ गई बच्चों वाले झूले पे, अगली बार फिर चलान आ गया। तो बेटे ने कहा मम्मी अब क्या हुआ, तो कहती मैंने तो कुछ नहीं करा। भैया अब उसको पता नहीं था फर्स्ट टाइम पे, वो कहते हैं फिर चलान आ गया। तो बेटी ने बताया मम्मी पापा दादी ना झूले पे बैठी थी। तो उसने अपनी बेटी से पूछा बेटी दादी ने क्या किया, तो उसने कहा कि झूले पे बैठी थी। उनको भैया झूले पे बैठना भी अलाउड नहीं है, वहां पे बच्चों का झूला है, उसमें बच्चे ही बैठेंगे। तो वो कहती ये तो बेकारी बेकारी है, हमारे वहां तो बैठ जाओ, हमारे इंडिया में तो ऐसा कोई है ही नहीं कि वहां पे चालान कट जाएगा, तो उनके घर चालान आ गए। ठीक है, तो कल्चर में डिफरेंस है। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है कि सभी कल्चर पे एक जैसी अप्लाई होती है, डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो इसी बात पे इसकी आलोचना भी की गई। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग करेक्ट है। द मोरल रीजनर्स है, जो मोरालिटी एज ए मैटर ऑफ एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद जस्टिफाइबल प्रिंसिपल, तो नैतिकता है, नैतिकता जो है, जो इसमें जो तर्क दे रहा है वो बंदा, तर्क करता जो है, तर्क करता जो है,
जो अपने न्यायोचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के मामले के रूप में देखते हैं, यानी कि जो तर्क कर रहा है, ठीक है, जो तर्क कर रहा है वो अपना डिसीजन लेगा, वो अपने प्रिंसिपल के बेस पे डिसीजन लेता है, बिल्कुल सही। जो लास्ट स्टेज है उसमें प्रिंसिपल के बेस पे जो मोरल रीजनिंग होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, सिद्धांतों के बेस पे ढूंढते हैं। उनका सिद्धांत लिंग बेस से मुक्त था, जो कोलबर्ग है उनका सिद्धांत लिंग बेस से मुक्त था। फ्री फ्रॉम जेंडर डिफरेंसेस, नहीं भाई, फ्री नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेल लिए थे, उन्होंने फीमेल तो ली ही नहीं थी। ठीक है, फीमेल तो उन्होंने ली ही नहीं थी। तो क्या है इसमें, कौन सा सिख फिर से मरा, केवल एक ही सही है। ठीक है, एक ही सही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।